आज के इस खास विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा मुद्दा जो सीधे हमारे समाज, परिवारों और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है ना, उसकी नींव से जुड़ा है। जी बिल्कुल। और अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो हम बात कर रहे हैं वैवाहिक विवादों की, और उसमें भी जो सबसे उलझा हुआ हिस्सा होता है, हाँ, भरण पोषण वाला ऐसा। जी, जिसे हम कानूनी भाषा में स्पाउसल मेंटेनेंस कहते हैं। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे बेहद प्रामाणिक हैं और एकदम जमीनी सच्चाई से जुड़े हैं। ये पूरी चर्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और फैमिली केसेस के विशेषज्ञ माने जाने वाले सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी और रोहन तिवारी द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जो नए भारतीय कानून लागू हुए हैं, विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, जी, तो इनके तहत भरण पोषण की पूरी प्रक्रिया में क्या बुनियादी और बड़े बदलाव आए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये नया कानूनी ढांचा उन मामलों से कितनी सख्ती से निपटता है जहां कोई एक पक्ष अपनी असली आय या कह लें कि छुपी हुई सैलरी को अदालत से छिपाने की कोशिश करता है। ये बहुत दिलचस्प पहलू है। चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से और थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। मतलब एक पुराना और बहुचर्चित कानून अब एक बिल्कुल नए और कहीं अधिक सख्त स्वरूप में सामने आया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने वाली है ना, वो ये है कि हम सिर्फ कानूनों के नाम या उनकी धाराओं के नंबर बदलते हुए नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो तो सिर्फ सतह की बात हो गई। जी, हम असल में न्याय प्रणाली के पूरे दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव देख रहे हैं। देखिए, जब वैवाहिक विवादों की बात आती है तो अक्सर मामला सिर्फ भावनाओं या रिश्तों के टूटने का नहीं होता, पैसों का भी होता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी चिंता आर्थिक सुरक्षा की भी होती है। जो आश्रित हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? नए कानून इसी आर्थिक सुरक्षा को और अधिक पारदर्शी और सुनिश्चित बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इसे एक थोड़े बड़े परिदृश्य में रखकर देखा जाए तो ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने का एक बेहद मजबूत तरीका है। मतलब जो लोग पहले ये सोचते थे कि वे कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर या अपनी आय छिपाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं, उनके लिए एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। जी, चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा कदम दर कदम समझते हैं। दशकों से जब भी किसी को भरण पोषण या मेंटेनेंस की बात करनी होती थी तो हर किसी की जबान पर एक ही नाम होता था, CRPC की धारा 125। बिल्कुल, ये इतनी आम बात हो गई थी कि कानून की पढ़ाई न करने वाले आम लोग भी इस धारा का नाम जानते थे। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि अब ये पूरी कार्यवाही नए कानून के तहत बदल गई है। हाँ, अब ये धारा 144 BNSS के अंतर्गत आ गई है। तो ये बदलाव जमीनी स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी पत्नी या आश्रित को भरण पोषण चाहिए तो उसे सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने एक मूल आवेदन प्रस्तुत करना होता है। जी, अगर मैं इसे एक रूपक के तौर पर कहूं तो ये अदालत के सामने अपना पहला कानूनी दावा पेश करने जैसा है या अपने केस की नींव रखने जैसा है। ये नींव रखने वाला रूपक बहुत ही सटीक है। वास्तव में ये पूरी प्रक्रिया की आधारशिला है। अब नए कानून के तहत यदि किसी पत्नी या किसी भी आश्रित को, जिसमें वृद्ध माता पिता या नाबालिग बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, कोई भी आश्रित, जी, अगर उन्हें अपना भरण पोषण चाहिए तो शुरुआत इसी मूल आवेदन से होती है। पुरानी CRPC की धारा 125 की जगह अब ये धारा 144 BNSS के तहत प्रस्तुत किया जाता है। तो इस आवेदन में होता क्या है? इस मूल आवेदन में आवेदक को अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी दैनिक जरूरतें और प्रतिवादी यानी जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, उसकी आय का एक प्रारंभिक और अनुमानित विवरण देना होता है। अच्छा, तो ये धारा 144 BNSS अब वो मुख्य प्रवेश द्वार बन गई है जहां से भरण पोषण प्राप्त करने की पूरी कानूनी यात्रा शुरू होती है। तो जब ये नींव रख दी जाती है, यानी ये मूल आवेदन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है और मैजिस्ट्रेट इसे विचार के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगला कदम प्रतिवादी को अदालत में बुलाने का होता है, जिसे कानूनी भाषा में समन भेजना कहते हैं हम। हाँ, समन की प्रक्रिया। और ये समन जारी करने की प्रक्रिया अब धारा 63 से 71 BNSS के अंतर्गत संचालित होती है।
ये कोई साधारण बुलावा या निमंत्रण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अदालत का एक सख्त आदेश होता है कि व्यक्ति को एक तय तारीख पर अदालत के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना ही होगा। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। समन मिलने का सीधा अर्थ है कि अब प्रतिवादी आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आ चुका है और वो इसे नजरअंदाज करने की भूल नहीं कर सकता। जी, अगर वो इसे नजरअंदाज करता है तो अदालत के पास एक तरफा कार्यवाही करने का अधिकार होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का समान और उचित अवसर मिले। जब व्यक्ति अदालत में पेश होता है तभी केस का असली स्वरूप सामने आना शुरू होता है। और यहीं से असली नाटक या चुनौती शुरू होती है। समन भेजना या अदालत में पेश होना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जब प्रतिवादी अदालत में खड़ा होता है तब एक बहुत ही आम और पुरानी समस्या सामने आती है, छुपी हुई आय की समस्या। हाँ, स्रोत इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जो समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है छुपी सैलरी या आय छिपाने का खेल। ये बहुत ही आम है कि कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन अदालत में आकर फटे पुराने कपड़े पहनकर या खुद को बहुत गरीब दिखाकर, बिल्कुल, वो कहता है कि वो तो मुश्किल से 15-20 हजार ही कमाता है। जी, मैंने भी ऐसा कई बार देखा है। वो दावा करता है कि उसके पास तो खुद का गुजारा करने के पैसे नहीं हैं, तो वो भरण पोषण कैसे देगा? ये वाकई में इस पूरी व्यवस्था की सबसे दुखती रग रही है। ये समस्या इतनी व्यापक रही है कि इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। लोग क्या-क्या हथकंडे अपनाते हैं इसके लिए? बहुत कुछ। लोग अपनी असली आय छिपाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे। कोई अपनी संपत्तियों को रातों रात अपने माता पिता या भाई बहनों के नाम ट्रांसफर कर देता था। हाँ, ताकि उसके नाम पर कुछ दिखे ही ना। जी, या कोई अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा नकद यानी कैश में लेने लगता था ताकि बैंक स्टेटमेंट में कुछ नजर ही ना आए। या फिर जो लोग अपना व्यापार करते हैं वे कागजों पर भारी घाटा दिखाना शुरू कर देते थे। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि नए कानूनी ढांचे में इसका एक बहुत ही अचूक और सख्त समाधान मौजूद है। बिल्कुल, वो समाधान वाकई में ध्यान खींचने वाला है। स्रोतों के अनुसार यदि भरण पोषण की कार्यवाही के दौरान अदालत को या आवेदक को ये प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अपनी वास्तविक आय छिपा रहा है, तो उसके लिए कोई नया केस दायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सबसे अच्छी बात है। उसी चल रहे केस के भीतर धारा 144 BNSS के ही आधार पर एक विशेष प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सब कुछ एक ही छतरी के नीचे हो रहा है। जी, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अदालत से यह सीधा निवेदन किया जाता है कि वह प्रतिवादी को आदेश दे कि वह अपनी आय का एक विस्तृत और शपथित विवरण प्रस्तुत करे। शपथित विवरण मतलब हलफनामा? हाँ, अदालत उस व्यक्ति से उसकी कुल आय, सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति, सभी बैंक खातों का पूरा विवरण और हर तरह के निवेश का ब्यौरा मांग सकती है। सब कुछ, चाहे वो पैसा शेयर मार्केट में लगा हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो या किसी अन्य रूप में हो, उन सभी का एक विस्तृत शपथ पत्र यानी एफिडेविट अदालत में दाखिल करना अनिवार्य कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक सादा कागज नहीं होता, ये व्यक्ति द्वारा ली गई एक कानूनी शपथ होती है। ये व्यवस्था कागज पर तो बहुत शानदार लगती है। मतलब अब कोई सिर्फ जुबानी तौर पर यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी कमाई कम है या वो बेरोजगार हो गया है। उसे बाकायदा शपथ लेकर एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपनी एक एक पाई का हिसाब देना होगा। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। लोग तो कागज पर भी झूठ बोल सकते हैं ना। अगर किसी ने सोच लिया कि उसे पैसे नहीं देने हैं तो वो अदालत में वो शपथ पत्र भी तो झूठा दाखिल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो नया कानून इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि नए कानून पुराने कानूनों से इतने अलग और सख्त क्यों हैं। पहले के समय में कई बार लोगों के मन में ये धारणा होती थी कि अदालत के पास इतना समय कहाँ है कि वो एक एक कागज की गहराई से जांच करे। वे एक झूठा हलफनामा दे देते थे और सोचते थे कि वे बच निकलेंगे। हाँ, यह आम सोच थी। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। यदि प्रतिवादी झूठा शपथ पत्र दाखिल करता है, अपनी आय कम बताता है या जानबूझकर अपनी संपत्ति से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी छिपाता है, तो क्या होता है? तो नया कानून इसे केवल एक पारिवारिक विवाद में बोला गया झूठ नहीं मानता। ये इसे एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में रखता है और ये अपराध सीधे तौर पर न्याय प्रणाली को धोखा देने का अपराध बन जाता है। स्रोतों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में झूठे साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस देने के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगने के लिए धारा 215 BNSS के तहत आवेदन दिया जाता है। जी, प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए। हाँ,
पहले के समय में ये सीआरपीसी की धारा 340 के तहत होता था, लेकिन अब इस धारा 215 बीएनएसएस का प्रभाव बहुत अधिक व्यापक है। एकदम सही। और बात सिर्फ बीएनएसएस तक सीमित नहीं रहती, जो कि केवल एक प्रक्रियात्मक कानून है। जब कोई व्यक्ति अदालत में झूठा शपथ पत्र देता है तो दंडनात्मक कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो जाती है, जिसने पुराने आईपीसी की जगह ली है। जी, इस स्थिति में बीएनएस की धारा 227 और 230 के तहत सीधे तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि भरण पोषण के एक दीवानी या पारिवारिक मामले में झूठ बोलने का परिणाम ये होगा कि उस व्यक्ति पर एक अलग से आपराधिक यानी क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल, क्रिमिनल केस। बीएनएस की धारा 227 और 230 के तहत ऐसे अपराधों के लिए बहुत ही गंभीर सजा का प्रावधान है। इसमें भारी जुर्माना और यहां तक कि कारावास यानी जेल की सजा भी शामिल है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अदालत के सामने अपनी आयत छिपाना अब कोई छोटी भूल, चालाकी या बचाव का तरीका नहीं रह गया है। ये सीधे सीधे न्याय व्यवस्था के साथ की गई धोखाधड़ी है। जी। जब कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र देता है तो वो केवल सामने वाले पक्ष को ही धोखा नहीं दे रहा होता है, बल्कि वो अदालत की प्रक्रिया और न्याय के पूरे सिद्धांत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए जब बीएनएस की धाराएं लागू होती हैं तो ये उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी संकट बन जाता है। ये प्रावधान लोगों के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने के लिए है कि अदालत में झूठ बोलने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली भी है और बहुत राहत देने वाली भी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भरण पोषण के केस में कुछ पैसे बचाने के लिए बोला गया एक सफेद झूठ किसी भी व्यक्ति को सीधे जेल के दरवाजे तक ले जा सकता है। हाँ, ये छुपी सैलरी का खेल अब इतना आसान और सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय सवाल उठता है। वो क्या? भारत में या कहीं भी कानूनी कार्रवाई में काफी समय लग सकता है। समन भेजने में, जवाब आने में, शपथ पत्र दाखिल होने में और फिर उस पर बहस होने में महीनों या कभी-कभी साल भी लग सकते हैं। जी, ये सच है। तो जब तक ये पूरा मामला अदालत में लंबित है, तब तक उस आश्रित का क्या होगा जो पत्नी या बच्चे पूरी तरह से उस व्यक्ति की आय पर निर्भर थे? वे अपना दैनिक गुजारा कैसे करेंगे? ये तो भूखे मरने वाली स्थिति हो सकती है। ये इस पूरी कानूनी चर्चा का सबसे संवेदनशील और व्यवहारिक पहलू है। कानून बनाने वाले भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि न्याय मिलने में लगने वाला समय किसी भी जरूरतमंद इंसान के लिए भूखे पेट इंतजार करने का समय नहीं हो सकता। बिल्कुल। न्याय की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, कपड़ा और मकान का किराया तो रोजमर्रा की बात है। इसी अत्यंत गंभीर समस्या के समाधान के लिए अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस की एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत इसके लिए धारा 144 उपधारा 3 बीएनएसएस का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। मैंने स्रोत सामग्री में इस धारा 144(3) बीएनएसएस के बारे में पढ़ा। ये प्रावधान वास्तव में एक जीवन रक्षक की तरह काम करता है। जी। इसके तहत अदालत के पास ये विशेष शक्ति होती है कि वो मुख्य मामले के अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना ही एक फौरी राहत दे सकती है। जब तक मामला अदालत में चल रहा है, तब तक अदालत प्रतिवादी को ये आदेश दे सकती है कि वो हर महीने एक निश्चित राशि आवेदक को दे। हाँ, एक फिक्स्ड अमाउंट। ये राशि इतनी होती है कि आश्रित अपना जीवन यापन कर सकें, बच्चों की स्कूल की फीस जमा हो सके और घर का राशन आ सके। बिल्कुल। अदालत दोनों पक्षों की प्रारंभिक स्थिति को देखकर एक अनुमानित राशि तय कर देती है। ये एक तरह की आपातकालीन राहत है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी पक्ष आर्थिक तंगी के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। ये उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जी, ये प्रावधान कानूनी व्यवस्था के मानवीय चेहरे को दर्शाता है। ये तो बहुत ही अच्छी और जरूरी व्यवस्था है। लेकिन फिर एक व्यावहारिक अड़चन सामने आती है जो अक्सर समाज में देखने को मिलती है। अदालत ने आदेश तो कागज पर दे दिया, लेकिन कई बार प्रतिवादी उस अंतरिम मेंटेनेंस का भुगतान करने से ही साफ मना कर देता है। हाँ, ये अकड़ अक्सर दिखती है। कुछ लोग इस तरह की अकड़ दिखाते हैं कि अदालत ने आदेश दिया है तो क्या हुआ, मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा, देखते हैं मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इस तरह के अड़ियल रवैये से निपटने के लिए नया कानून क्या करता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि लोग अदालत के आदेशों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कानून के जानकारों ने इस अड़ियल रवैये को तोड़ने के लिए भी बहुत कड़े उपाय किए हैं। अच्छा। कानून में सिर्फ आदेश पारित करने की ही शक्ति नहीं दी गई है,
बल्कि उस आदेश का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। यदि अदालत द्वारा आदेशित अंतरिम या अंतिम भरण पोषण की राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, तो कानून मूकदर्शक बनकर नहीं बैठता। तो फिर क्या होता है? इसके लिए नए कानून में धारा 144 उपधारा 6 BNSS के तहत वसूली और दंडात्मक कार्रवाई के बहुत ही स्पष्ट और सख्त प्रावधान मौजूद हैं। ये वसूली की प्रक्रिया ही वो जगह है जहां कानून अपने असली दांत दिखाता है। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये वसूली किस तरह से की जाती है। अगर वो व्यक्ति नौकरी पेशा है और किसी कंपनी में काम करता है, तो अदालत सीधा उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को आदेश भेज सकती है। हाँ। अदालत कहती है कि भरण पोषण की राशि सीधा उस व्यक्ति की सैलरी में से ही काट ली जाए। इसे कानूनी भाषा में वेतन की कुर्की या सैलरी अटैचमेंट कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा उस व्यक्ति के हाथ में आता ही नहीं है, वो सीधे कटकर पत्नी या आश्रित के बैंक खाते में पहुंच जाता है। ये तरीका बहुत ही कारगर है और इसमें किसी तरह की हिला हवाली की गुंजाइश नहीं बचती। बिल्कुल, सैलरी अटैचमेंट सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, उसका अपना कोई व्यापार है, हाँ, बिजनेसमैन है, या वो ऐसी जगह काम करता है जहां सैलरी अटैचमेंट संभव नहीं है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी कानून के हाथ बंधे हुए नहीं है। अदालत उस व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की कुर्की कर सकती है। उसके बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं, उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा सकते हैं। और अगर इन सब के बावजूद वो व्यक्ति भुगतान करने में लगातार आनाकानी करता है और अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है, तो धारा 144(6) BNSS के तहत मजिस्ट्रेट को ये पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को कारावास यानी जेल भेजने का आदेश पारित कर दे। ये एक बहुत ही सख्त कदम है। जी हाँ, और ये जेल की सजा तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है जब तक कि वो व्यक्ति अपने बकाया भरण पोषण का पूरा भुगतान ना कर दे, या फिर कानून में निर्धारित अधिकतम सीमा तक उसे जेल में रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अदालत के आदेश को नजरअंदाज करना अब किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अगर हम अधिवक्ता मनीष शुक्ला, अमन बाजपेयी और रोहन तिवारी द्वारा बताई गई इन सभी बारीकियों का सार निकालें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो जाती है। नए कानूनों BNSS और BNS के तहत भरण पोषण की प्रक्रिया के हर एक छोटे बड़े चरण के लिए बहुत ही स्पष्ट और मजबूत धाराएं मौजूद हैं। जी, हमने देखा कि शुरुआत के लिए मूल आवेदन धारा 144 BNS के तहत होता है। फिर प्रतिवादी को बुलाने के लिए धारा 63 से 71 के तहत समन की प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर मामला लंबा खिंचता है तो धारा 144 उपधारा 3 के तहत अंतरिम राहत की व्यवस्था है। आदेश न मानने पर धारा 144 उपधारा 6 के तहत सैलरी अटैचमेंट और जेल जैसी सख्त वसूली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अदालत को गुमराह करने की कोशिश करे, अपनी आय को लेकर झूठा शपथ पत्र दे, तो उससे सीधे धारा 215 BNSS और BNS की धारा 227 और 230 के तहत आपराधिक मुकदमे और जेल का सामना करना पड़ सकता है। अब किसी भी तरह की छुपी सैलरी, संपत्तियों को दूसरों के नाम करने की चालबाजी या अदालत की आंखों में धूल झोंकने का खेल कानून की मजबूत पकड़ से बाहर नहीं रह सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ कुछ नए कानूनों का संकलन नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक कड़ा संदेश है। ये स्पष्ट करता है कि वर्तमान न्याय प्रणाली अब केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है और संकल्पित भी है। जी, ये देखना वाकई दिलचस्प और सकारात्मक है कि ये कानूनी व्यवस्था किस तरह से संपत्तियों और आय को छुपाने की आम चालाकियों और पुरानी कमियों को हमेशा के लिए बंद कर रही है। इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य यही है कि न्याय की प्रक्रिया न केवल तेज हो, बल्कि अचूक भी हो। हाँ। जो लोग वास्तव में भरण पोषण के हकदार हैं, उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े और उन्हें उनका कानूनी हक पूरे सम्मान और समय पर मिल सके। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा के अंत में हम इस बात पर भी जोर देना चाहेंगे कि पुरानी CRPC से नए BNSS और पुराने IPC से नए BNS की ओर जाना केवल कागजों पर कानूनों के नाम या धाराओं के नंबर बदलने की कवायद नहीं है। जी नहीं, ये वैवाहिक विवादों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही सख्त, स्पष्ट और आधुनिक प्रक्रिया का निर्माण है। ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली समय के साथ सामने आ रही नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को कितनी तेजी से अपडेट कर रही है। इस व्यक्ति के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है, जो कानूनी प्रक्रियाओं को हल्के में लेने की भूल करता है।
अदालत में पेश किए गए हर एक दस्तावेज, हर एक हलफनामे और हर एक बयान की एक बहुत भारी कीमत और जिम्मेदारी होती है, जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब आज की इस गहन चर्चा का समापन करने से पहले एक ऐसा विचार जो स्रोत सामग्री से ही उपजता है लेकिन आगे के लिए बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। जी। हम देख रहे हैं कि अदालतें भरण पोषण के मामलों में झूठे शपथ पत्र और आय छिपाने को लेकर धारा 215 बीएनएसएस और बीएनएस की धारा 227 और 230 के तहत कितनी गंभीर दंडात्मक कार्रवाई कर रही हैं। जब अदालत में आय छिपाना इतना बड़ा अपराध बन गया है, तो क्या हम भविष्य में एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां विवाह से पहले ही पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता एक अनिवार्य सामाजिक नियम बन जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में लोग शादी से पहले ही अपनी पूरी संपत्ति, आय, निवेश और यहां तक कि दीनदारियों का एक प्रमाणित कानूनी दस्तावेज एक दूसरे को सौंपना शुरू कर देंगे, ताकि बात कभी इस तरह के कड़वे कानूनी विवाद और जेल तक पहुंचे ही नहीं? क्या प्रीनब जैसे समझौते भारत में भी एक आम जरूरत बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस खास विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान से जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।